दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत यानी लोकमत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आगामी पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अध्यायवार प्रैक्टिस सेट का भाग 12 राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकमत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों सबसे पहले हम राजनीतिक दलों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल दल प्रणाली के लिए एक उदाहरण है। ऑप्शन है आपके अमेरिका, चीन, भारत और इंग्लैंड। तो आपको बताना है कि एक दलीय प्रणाली या एकल प्रणाली का उदाहरण कौन सा है। तो सही उत्तर है दोस्तों चीन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चीन जो है एक दलीय प्रणाली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहां पर हुआ था। ऑप्शन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर बेल्जियम। तो दोस्तों ये प्रश्न जो प्रश्न है कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और विवादित रहा है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं या आपने पढ़ा भी होगा, दलीय व्यवस्था का प्रारंभ सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन आधुनिक दलीय व्यवस्था का उद्भव सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। लेकिन दोस्तों अभी लेटेस्ट माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने आंसर की में इसका उत्तर फ्रांस को माना है। तो ये बहुत ही विवादित प्रश्न रहा है, कौन सा इसका उत्तर माना जाए बहुत ही क्लियर नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है वो कौन सा रहा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेडिकल पार्टी। दोस्तों रेडिकल पार्टी फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल है जो अब विघटित हो गया है। अगला प्रश्न राजनीतिक दल की परिभाषा से संबंधित है। देखिए राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हों जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। ये परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन है गैटेल, गार्नर, मैकाइवर या एडमंड बर्ग। तो सही उत्तर है दोस्तों एडमंड बर्ग। दोस्तों एडमंड बर्ग ने राजनीतिक दलों की परिभाषा सबसे पहले दी थी और राजनीतिक दलों को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हों जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। देखिए संगठन, अवैधानिक साधनों का प्रयोग, लोकतंत्र में विश्वास, वैचारिक एकता। दोस्तों राजनीतिक दलों की विशेषताओं में संगठन, लोकतंत्र में विश्वास और वैचारिक एकता होती है, लेकिन इनकी विशेषता अवैधानिक साधनों का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि राजनीतिक दल जो है संवैधानिक साधनों के प्रयोग से सत्ता में आने का प्रयास करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और उसके माध्यम से सरकार या सत्ता में आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है आपका। ऑप्शन देखिए दोस्तों, संगठन, विदेशों द्वारा मान्यता, सामान्य सिद्धांतों में सहमति या संवैधानिक साधनों में विश्वास। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विदेशों द्वारा मान्यता राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य राजनीतिक दलों द्वारा संपादित किया जाता है। देखिए गरीब लोगों की सहायता करना, अस्पतालों को संचालित करना, समाचार पत्रों का प्रबंध करना और चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। तो उत्तर है ऑप्शन डी, राजनीतिक दलों द्वारा जो संपादित कार्य है वो है दोस्तों चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है यानी मशीनीकृत बना देती है। ये कथन किसका है। ऑप्शन है लीकाक, गिलक्राइस्ट, आर एम मैकाइवर या फाइनर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गिलक्राइस्ट। दोस्तों गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल साइंस में लिखा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई। तो ये हैं बर्ग, एडमंड बर्ग के द्वारा राजनीतिक दलों की सबसे पहले परिभाषा दी गई।
अगला प्रश्न एक कथन है, देखिए, राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठित उन नागरिकों का समूह होता है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और जिसका उद्देश्य अपने मतदान बल के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण करना और अपनी सामान्य नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। ये परिभाषा राजनीतिक दल की किसने दी है? ऑप्शन है बर्क, गैटेल, लॉर्ड ब्राइस या डुअर्जर। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये परिभाषा गैटेल की है। गैटेल कहते हैं कि राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठित उन नागरिकों का समूह होता है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और जिसका उद्देश्य अपने मतदान बल के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण करना और अपनी सामान्य नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं? शासन, विधि निर्माण, प्रदत्त विधि निर्माण या निर्वाचन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रदत्त विधि निर्माण में राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं, जबकि शासन, विधि निर्माण और निर्वाचन में इनकी भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक हैं, ये सही है। राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं, ये भी सही है। जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की महती भूमिका होती है, ऑप्शन सी भी आपका सही है। और राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, ये भी सही है। तो देखिए, ये जो कथन दिए गए हैं इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कथन राजनीतिक दलों के संबंध में सही हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है? देखिए, वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं, वे चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक शक्ति के लिए प्रयास करते हैं और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है कि वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं, ये राजनीतिक दलों के आवश्यक कार्यों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन एक राजनीतिक दल का अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है? बैठकें आयोजित करना, समाचार पत्र प्रकाशित करना, जुलूस निकालना, पोस्टर, पर्चा और अन्य राजनीतिक साहित्य निकालना। तो सही उत्तर है दोस्तों, समाचार पत्र प्रकाशित करना ये राजनीतिक दल का अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है। हालांकि कुछ राजनीतिक दल अपना जो है अपने विचारधाराओं से संबंधित समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं, लेकिन ये राजनीतिक दल के अनिवार्य कार्यकलापों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है, कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी का संबंध अमेरिकी दलों और चुनाव से है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश टोरी और व्हिग दलों की विचारधारा क्रमशः किस प्रकार की है? तो उत्तर है, टोरी दल जो है, ब्रिटिश टोरी दल अनुदारवादी है और व्हिग दल उदारवादी विचारधारा का समर्थन करता था। तो सही उत्तर है, ब्रिटिश टोरी और व्हिग दलों की विचारधारा क्रमशः अनुदारवादी और उदारवादी थी। अगला प्रश्न है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की थी? ऑप्शन देखिए, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी और एम.एन. राय। तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, एम.एन. राय। मानवेंद्र नाथ राय ने दोस्तों भारत में दल विहीन लोकतंत्र या पार्टी लेस डेमोक्रेसी की सबसे पहले वकालत की थी। लेकिन इनमें जो सभी विचारक हैं, चाहे विनोबा भावे हो, जयप्रकाश नारायण हो, महात्मा गांधी, ये सभी लोग जो है दल विहीन लोकतंत्र के ही समर्थक माने जाते हैं। लेकिन सबसे पहले दल विहीन लोकतंत्र की वकालत एम.एन. राय ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। कथन देखिए, भारत में सुदृढ़ दलीय व्यवस्था नहीं है, ये आपका सही है। कारण है कि भारतीय राजनीति में दल भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करते हैं। तो ये सही है दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तो उत्तर है, राजनीतिक दल, विधानपालिका और संविधान। देखिए, राजनीतिक दल, विधानपालिका और संविधान के द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य राजनीतिक दल करते हैं? आपको बताना है कौन से कार्य राजनीतिक दल करते हैं। ऑप्शन है, लोकमत का निर्माण, कानून की व्याख्या, न्यायाधीशों की नियुक्ति या सरकारी अधिकारियों की जो है नियुक्ति।
तो सही उत्तर है, इनमें से केवल एक ऑप्शन आपका सही होगा राजनीतिक दलों के कार्यों से संबंधित, वो है लोकमत का निर्माण। दोस्तों, लोकमत का निर्माण जो है राजनीतिक दल करते हैं, क्योंकि ये जनता के बीच जाते हैं, अपनी नीतियां बताते हैं और जनता की राय मांगते हैं, उनको राजनीतिक शिक्षा भी देते हैं कि कौन सी नीति या कौन से कारक आपके लिए जो है लाभकारी हैं। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, चुनाव लड़ना, जनमत तैयार करना, सत्ता प्राप्त करना या सदस्य बनाना। तो किसी भी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य दोस्तों चुनाव, जनमत और सदस्य बनाने के आधार पर इनका मुख्य और अंतिम उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं? किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं? तो ये फ्रांस में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा राजनीतिक दल को सामाजिक वर्ग के एक मोर्चे के रूप में विचार करती है? ऑप्शन है आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, फेबियनवाद या फिर मार्क्सवाद। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मार्क्सवाद। दोस्तों, मार्क्सवाद ये जो है राजनीतिक दल को सामाजिक वर्ग के एक मोर्चे के रूप में विचार करती है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। देखिए, आधुनिक राजनीति के लिए राजनीतिक दल जीवन रेखा हैं। ये सही उत्तर है, ये सही कथन है कि आधुनिक राजनीति के लिए राजनीतिक दल जीवन रेखा हैं। और कारण है कि प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं के विकास और मताधिकार के विस्तार के विकास के कारण राजनीतिक दल उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो है बी ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इनमें से कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ये विश्वास करता है कि प्रजातांत्रिक और सर्वाधिकारवादी दोनों व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्री होता है? ये किसका विचार है? ऑप्शन है रॉबर्ट मिचेल्स, ला पैलेम्बोरा, सिडनी बार्बा या एडमंड बर्क। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, सही उत्तर रॉबर्ट मिचेल्स हो जाएगा, जो कहते हैं कि प्रजातांत्रिक और सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्री होता है। दोस्तों, रॉबर्ट मिचेल्स जर्मन समाजशास्त्री रहे हैं और इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रजातांत्रिक और सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्री होता है। और अल्पतंत्र का लौह नियम दोस्तों, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का प्रतिपादन भी रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मारिस डुअर्जर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है चौगुट, कोष, शाखा या फिर प्रकोष्ठ। तो सही उत्तर है दोस्तों, मारिस डुअर्जर के अनुसार दल संगठन की विशेषता कोष नहीं है, जबकि चौगुट, शाखा और प्रकोष्ठ दल संगठन की विशेषताओं में है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए लास्की, ब्राइस, लावेल और बर्क। तो सही उत्तर है ये कथन लॉर्ड ब्राइस का है, जो कहते हैं कि राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक दल देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, ये किसने कहा है? राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से रक्षा का हमारा सबसे बड़ा साधन है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये लास्की का कथन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विकास का साधन है। देखिए, राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीयता की भावना या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, राजनीतिक विकास के साधनों में ये सभी कारक महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत दोस्तों भारत की जनता है। अगला प्रश्न है, कौन द्विदलीय पद्धति का एक लाभ नहीं है? देखिए, अस्थायित्व, पूर्वानुमेय, निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण या समाज का मत ठीक ढंग से प्रतिबिंबित होना। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण द्विदलीय पद्धति का लाभ नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो की श्रेष्ठ परिभाषा है? आपको बताना है। पार्टी संविधान, सरकारी प्रतिबद्धता, राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता या फिर अभियान यानी कैंपेनिंग।
तो सही उत्तर है जो राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो जारी करते हैं, इसकी सबसे अच्छी परिभाषा या श्रेष्ठ परिभाषा है राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन ब्राइस का है, जो कहता है कि राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं और कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है कहाँ पे? देखिए, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या क्यूबा में। तो सही उत्तर है आपका क्यूबा में। दोस्तों, क्यूबा में साम्यवादी सरकार है और देखिए वहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था नहीं बल्कि एक पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है? संगठन, मौलिक सिद्धांतों से असहमति, संवैधानिक पद्धति या राष्ट्रीय हित? तो सही उत्तर है मौलिक सिद्धांतों से असहमति, यानी ऑप्शन बी, ये राजनीतिक दलों का तत्व नहीं है। अब राजनीतिक दलों के बाद आइए देखते हैं दबाव समूहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? लॉबिंग, हित संभरण, राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करना और चुनाव में सहभागी होना। तो सही उत्तर है दोस्तों, दबाव समूह लॉबिंग, हित संभरण और राजनीतिक नेताओं को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन ये चुनाव में सहभागिता नहीं करते हैं, यानी चुनाव नहीं लड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा दबाव समूह कौन सा साधन नहीं अपनाते हैं? संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग या चुनाव लड़ना? तो उत्तर है ऑप्शन डी, चुनाव लड़ना जो साधन है ये दबाव समूह नहीं अपनाते हैं। अगला प्रश्न है, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना है। अगला प्रश्न फिर वही पूछा है कि दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है दोस्तों, अपने सदस्यों को हितों को विकसित करना। दबाव समूह ऐसे लोगों का समूह होता है जो अपने सदस्यों या अपने समूह के सदस्यों के हितों की वृद्धि के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और उनकी नीतियों को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दबाव समूहों को विधायिका का तृतीय सदन किसने कहा है? आपको बताना है। दबाव समूहों को विधायिका का तृतीय सदन किसने कहा है? तो सही उत्तर है एस.एम. फाइनर। दोस्तों, फाइनर ने दबाव समूहों को विधायिका का तृतीय सदन या अज्ञात साम्राज्य भी कहा है। डी.डी. बैंकिन ने दबाव समूहों को अदृश्य सरकार की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दबाव समूह की प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए, ऑप्शन है आपके अनिश्चित कार्यकाल, प्रशासन में परोक्ष भूमिका, सर्वव्यापक प्रकृति या संवैधानिक साधनों का आवश्यक प्रयोग। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, दबाव समूहों की प्रमुख भूमिका प्रशासन में परोक्ष भूमिका होती है और ये दोस्तों अदृश्य रूप से या फिर जो है एक तरह से अज्ञात रूप से जनता के हितों के या अपने समूह के हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? सभी दबाव समूह हित समूह हैं, सभी हित समूह दबाव समूह हैं, दबाव समूह राज्य की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते और हित समूह व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं करते। तो इसमें से सही कथन ये है दोस्तों, सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं। ये कथन आपका सही है, क्योंकि दबाव समूहों का जो उद्देश्य होता है वो अपने समूह के हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर या सरकारी मशीनरी पर दबाव डालना होता है। अगला प्रश्न है, कौन सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? देखिए, किसान संगठन है आपका, यंग तुर्क श्रमिक संगठन या राज्य कर्मचारी संगठन। तो दोस्तों, यंग तुर्क यहाँ पर देखिए ये सामुदायिक समूह का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है मोस्का, कांट, ए.एफ. बेंटले या सर जेम्स। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रेशर ग्रुप्स का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति ए.एफ. बेंटले था और बेंटले की प्रमुख पुस्तक है दोस्तों द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में ए.एफ. बेंटले ने दबाव समूहों का सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है? ऑप्शन है आपके प्रदर्शनात्मक, संस्थात्मक, संघात्मक या असंघात्मक। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रदर्शनात्मक। प्रदर्शनात्मक दबाव समूह जो होता है ये दोस्तों हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है।
अगला प्रश्न है, किसने दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य जैसा कहा है? और हमने ये प्रश्न कई बार अपने वन लाइनर फॉर्मेट में या राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में सॉल्व भी करवाया है। दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने दी है? एस.ई. फाइनर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दबाव समूह का उदाहरण है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या भारतीय किसान यूनियन। तो सही उत्तर है BKU, भारतीय किसान यूनियन भारत में दबाव समूह का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं और अपने उत्तर का चयन आपको कूटों की सहायता से करना है। देखिए, दबाव समूह राजनीतिक दल से अलग हैं, ये आपका सही कथन है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में कोई अंतर नहीं है, ये सही कथन नहीं है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, ये भी सही है। और दबाव समूह सीधे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 दोस्तों, ऑप्शन सी आपका दबाव समूहों के बारे में सही है। कथन 1, 3 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है दोस्तों। एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। कारण है कि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये सही नहीं है, कथन गलत है, क्योंकि दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना नहीं बल्कि अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति करना होता है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, तो ये सही है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न है, आमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं है? तो सही उत्तर है दोस्तों संवैधानिक दबाव समूह। दोस्तों, आमंड और पावेल द्वारा दबाव समूहों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें संवैधानिक दबाव समूह शामिल नहीं है। संस्थात्मक, असमुदायात्मक और समुदायात्मक दबाव समूह इनके दबाव समूहों के वर्गीकरण में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि राजनीतिक दल का उद्देश्य शासन शक्ति पर कब्जा करना होता है। कारण है राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं और का एक ही सही व्याख्या आर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा है? देखिए, राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा है? तो उत्तर है दोस्तों हरमन फाइनर ने। हरमन फाइनर ने राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? देखिए, दबाव समूह का निर्माण एक निश्चित अवधि के लिए होता है। दबाव बनाकर अपना कार्य करवाते हैं। क्रांति का सहारा लेते हैं या इनमें से किसी विधि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सही उत्तर है दबाव समूहों के बारे में सही ये है कि ये दबाव बनाकर अपना कार्य करवाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से अलग करती है? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए राजनीतिक जो है दबाव समूहों को राजनीतिक दल से अलग करने वाली विचारधारा, ऑप्शन देख लेते हैं। एक दल व्यक्तियों का समूह होता है और दोस्तों देखिए दबाव समूह भी व्यक्तियों का समूह होता है। प्रत्येक दल का अपना संगठन होता है, दबाव समूहों का भी एक संगठन होता है। राजनैतिक वैचारिकी पर आधारित होता है और एक दल का अपना कोष होता है। तो दोस्तों राजनैतिक वैचारिकी पर आधारित होना जो है ये दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच अंतर का मुख्य कारण है। देखिए, राजनीतिक दल ऐसे लोगों का संगठित समूह होता है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन दबाव समूह ऐसे लोगों का समूह होता है जो अपने सदस्यों की हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता पर दबाव डालते हैं। अगला प्रश्न है, किसे दबाव समूह माना जा सकता है? ऑप्शन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारत सेवक समाज। तो सही उत्तर है दोस्तों इसमें से दबाव समूह जिसे माना जा सकता है वो है भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का कार्य नहीं है? तो दबाव समूहों के कार्यों में देखिए, दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, ये आपके दबाव समूहों के कार्यों में शामिल नहीं है। जबकि दबाव समूह जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन हैं, सही है।
दबाव समूह शासन के लिए सूचना एकत्र करने वाले संगठन हैं, ये भी सही है। और दबाव समूह सरकारी निरंकुशता को सीमित करने का कार्य करते हैं। ये तीनों कथन ऊपर के सही हैं, लेकिन ऑप्शन डी आपका कार्यों में शामिल नहीं है, क्योंकि दबाव समूह हमेशा असंवैधानिक साधनों का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह की सर्वाधिक पसंद की प्रविधि कौन है? आपको बताना है कि अमेरिका में दबाव समूह की सर्वाधिक पसंद की प्रविधि कौन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉबिंग या लॉबी प्रचार अमेरिका में दबाव समूहों की सर्वाधिक पसंद की कार्यप्रणाली है। अगला प्रश्न है, किस युग को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है? तो अदृश्य साम्राज्य किसे कहा जाता है लोकतंत्र में? सही उत्तर है दोस्तों, देखिए दबाव समूह। यहाँ पर देखिए सही उत्तर है दबाव समूहों को दोस्तों आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य की संज्ञा दी जाती है। दबाव समूहों के विषय में क्या सही नहीं है आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों, दबाव समूह चुनाव लड़ते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों का स्वभाव कैसा होता है? राजनीतिक दल के रूप में, न्यायपालिका के रूप में, समूह अभिकरण के रूप में या अदृश्य सरकार के रूप में? तो सही उत्तर है दोस्तों, दबाव समूहों का स्वभाव अदृश्य सरकार के रूप में होता है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह का कार्य नहीं है? आपको बताना है। तो देखिए, सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना, अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित कराने में सहायता करना, अपने हितों की पूर्ति के लिए विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के प्रयोजन से उन्हें संरक्षण देना और जनमत का समर्थन करने के लिए उसे प्रभावित करना। तो देखिए यहाँ पर देखिए दबाव समूहों का कार्य नहीं है आपको बताना है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दबाव समूह सरकार निर्माण के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है? तो सही उत्तर है लावेल। ये कथन लावेल का है, जिसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हित समूह पाए जाते हैं, देखिए केवल लोकतांत्रिक देशों में, केवल पूंजीवादी देशों में, केवल सर्वाधिकारवादी देशों में या सभी देशों में? तो दोस्तों हित समूह या दबाव समूह सभी देशों में पाए जाते हैं। शासन का कोई भी स्वरूप हो, वहाँ पर हित समूह या दबाव समूह होते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र के समूह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन देखिए, कार्ल मैनहाइम, आर्थर बेंटले, मॉन्टेस्क्यू या लास्की? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्थर बेंटले। दोस्तों राजनीति शास्त्र के समूह सिद्धांत के प्रतिपादक आर्थर बेंटले हैं। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य राजनीतिक दलों के बारे में सही है? आपको बताना है। देखिए, राजनीतिक दल या दल राजनीतिक प्रक्रिया का एकीकरण, सरलीकरण और स्थिरीकरण करते हैं, ये सही है। दल राजनीतिक नेतृत्व को भर्ती करते हैं, सही है। दल विचारों के दलाल का काम करते हैं, ये भी सही है। और दल सांप्रदायिक मुद्दों से परहेज करते हैं, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका 1, 2, 3 कथन जो हैं ये आपके सही हैं। और चौथा कि दल सांप्रदायिक मुद्दों से परहेज करते हैं, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि कई दलों का गठन ही सांप्रदायिक या धर्म जाति के आधार पर ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? आपको बताना है। संरचनात्मक समूह, संस्थात्मक समूह, समुदायात्मक समूह या अप्रतिमानी समूह? तो सही उत्तर है दोस्तों, आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में संरचनात्मक समूह शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि पोलित ब्यूरो का संबंध किससे है? पोलित ब्यूरो, इसका संबंध किससे है आपको बताना है। ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, साम्यवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी? पोलित ब्यूरो का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है दोस्तों, पोलित ब्यूरो का संबंध साम्यवादी पार्टी से है। और पोलित ब्यूरो साम्यवादी पार्टी में नीति निर्धारित करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, फ्रांस जाना जाता है किस व्यवस्था के लिए? एक दलीय प्रभुत्व, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या दल विहीन व्यवस्था के लिए? तो उत्तर है दोस्तों, फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अनिवार्यतः चुनाव में भाग लेते हैं, सही है।
और कारण है राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दबाव समूहों की तकनीक क्या है? देखिए, धमकी देना, मूल्य आधारित मांगे, अभिजन वर्ग का समर्थन या असहानुभूत रवैया। तो सही उत्तर है दबाव समूहों की जो तकनीकें हैं वो मूल्य आधारित मांगे हैं, यानी ऐसी मांगे जो दबाव समूह बनाने वाले लोगों के हित से जुड़ी हुई हों। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। देखिए, बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है दोस्तों? बहुदलीय व्यवस्था में विधानमंडल को ये अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाता है क्योंकि कई दलों के लोग विधानमंडल में रहते हैं। एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था के बारे में देखा जाए तो ये प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। द्विदलीय व्यवस्था ये प्रजातांत्रिक या चयन की स्वतंत्रता को परिसीमित करता है। दोस्तों देखिए, द्विदलीय व्यवस्था जो है ये आपके चयन की स्वतंत्रता को परिसीमित करता है क्योंकि लोगों के पास चयन के लिए केवल 2 ही विकल्प होते हैं। और एक दलीय प्रधान व्यवस्था ये प्रजातांत्रिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो दोस्तों लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों का कार्य सरकारी प्रशासन के संचालन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना, ये राजनीतिक दलों का कार्य नहीं बल्कि सरकार और सरकार की संस्थाएं या भर्ती करने वाली संस्थाओं का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। हित समूह या दबाव समूह आधुनिक बहुलवादी समाज को प्रतिबिंबित करते हैं। कारण है कि उनकी गतिविधियां आवश्यक रूप से प्रतियोगी होती हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन डी देखिए, ये विकल्प उलट पलट कर दिया है इसलिए कि आप कंफ्यूज हो जाएं, और दोनों कथन सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो आप गलती से ए मार दें, लेकिन यहाँ पर विकल्पों को पढ़ लीजिएगा, उसी आधार पर आप ऑप्शन चयन करिएगा। अगला प्रश्न है, भिन्न लेबल वाली 2 खाली बोतलें इंगित करती है किसको? किस देश की दलीय व्यवस्था को? तो सही उत्तर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की दलीय व्यवस्था को जो है भिन्न लेबल वाली 2 खाली बोतलों की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा है कि भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी, यानी उस समय केवल कांग्रेस का प्रभुत्व था और उसको एक दल प्रधान दल व्यवस्था किस विचारक ने कहा है? रजनी कोठारी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंत रखती है? ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड ब्राइस का कथन है कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा उसे जीवंत रखती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन देखिए, दबाव समूहों का अस्तित्व मात्र लोकतांत्रिक राज्य में संभव है। ये आपका सही कथन नहीं है क्योंकि सभी व्यवस्थाओं में दबाव समूहों का अस्तित्व रह सकता है। कारण है कि निरंकुशतावादी राज्यों में दबाव समूह अपने अस्तित्व के लिए राजनीतिक दलों पर निर्भर करते हैं। ये आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्विपार्टी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? भारत, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए। तो सही उत्तर है द्विपार्टी व्यवस्था यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। यहाँ पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक 2 पार्टियां अस्तित्व में हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक विचारक हैं सार्टोरी। आपको बताना है कि कौन सा एक सार्टोरी के राजनैतिक दलों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। देखिए, राजनैतिक दलों की संख्या, दलों के कार्य, दलों की विचारधाराओं की प्रकृति या दलों में विखंडन की मात्रा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सार्टोरी के राजनैतिक दलों के वर्गीकरण का आधार दलों में विखंडन की मात्रा नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने राजनैतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है? तो सही उत्तर है सैमुअल जे अल्स्टरवेल्ड। दोस्तों एस जे एल्डर्सवेल्ड ने राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुसंबद्ध नहीं है? आपको बताना है। संस्थापक दबाव समूह सिविल सेवा संघ, ये आपका सही सुमेलित है। संगठनात्मक दबाव समूह श्रमिक संघ, ये भी सही सुमेलित है। और
गैर संगठनात्मक दबाव समूह या जाति, इसके अलावा अनियमित दबाव समूह कृषक संगठन। दोस्तों कृषक संगठन जो है नियमित और अनियमित दोनों प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए ये युग्म सही संबद्ध नहीं है। अगला प्रश्न किसने कहा है कि राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे, इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटा अच्छे होते हैं या बुरे। किसका कथन है? तो सही उत्तर है लावेल का कथन है। अब आइए देखते हैं दोस्तों जनमत, लोकमत या पब्लिक ओपिनियन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि जनमत का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो उत्तर है जनमत का वास्तविक अर्थ वह मत है जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि यह शब्द यानी जनमत सामान्यतः लोगों को विचार समुच्चय को इंगित करने के लिए प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ये कथन जेम्स ब्राइस का है जो कहते हैं कि जनमत सामान्यतः लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने में प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? देखिए यह समुदाय लोकमत से संबंधित नहीं है, ये समुदाय के हित के लिए प्रबंध है, सही है। यह अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध है, ये सही नहीं है। यह नागरिक समाज के हित के लिए प्रबंध है और ये सामान्य जनता के हित के लिए प्रबंध है। तो लोकमत से संबंधित जो नहीं है कि लोकमत दोस्तों समुदाय, नागरिक समाज और सामान्य जनता के हितों से संबंधित होता है, केवल अल्पसंख्यक हित से ही नहीं। अगला प्रश्न है जनमत निर्माण के साधन कौन से हैं? तो देखिए प्रेस, राजनीतिक दल, दूरदर्शन और शेयर बाजार जनमत निर्माण के साधन नहीं है। तो देखिए क, ख और ग, क, ख और ग ऑप्शन सी आपके जनमत निर्माण के साधनों में आएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों लोकमत या जनमत निर्माण करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी क्या है? चुनाव, सार्वजनिक सभाएं, प्रेस या राजनीतिक दल? तो सही उत्तर है प्रेस। प्रेस और मीडिया लोकमत या जनमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी हैं। अगला प्रश्न है जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व क्या होता है? तो सही उत्तर है स्वतंत्र प्रेस जनमत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे चतुर्थ स्तंभ या फोर्थ स्टेट कहा जाता है? तो दोस्तों प्रेस और मीडिया को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है सरकार का फोर्थ स्टेट किसे माना जाता है? तो उत्तर है अखबार को। निम्नलिखित में से कौन जनमत का साधन या अभिकरण नहीं है आपको बताना है? तो देखिए प्रेस, राजनीतिक दल और रेडियो जनमत निर्माण के साधन हैं। न्यायपालिका दोस्तों जनमत निर्माण का अभिकरण या साधन नहीं है। अगला प्रश्न है लोकमत के अभिकरण के रूप में किसे गलत सूचीबद्ध किया गया है? देखिए परिवार और प्राथमिक समूह, शिक्षण संस्थाएं, सरकार, संचार के साधन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ए, बी और सी जो ऑप्शन है आपके ये सभी जनमत निर्माण के अभिकरण हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा एक जनमत का अभिकरण नहीं है? तो प्रेस, राजनीतिक दल, टेलीविजन, रेडियो, परिवार ये सभी जनमत निर्माण के अभिकरण हैं। न्यायपालिका जो है जनमत निर्माण का अभिकरण नहीं है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन है कि सामान्यतः कानून तथा जनमत परस्पर सदृश होते हैं। अगला प्रश्न है स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा क्या है? देखिए स्वतंत्र प्रेस, निरक्षरता, स्वस्थ और सशक्त राजनीतिक दल और सांप्रदायिकता का अभाव। तो दोस्तों निरक्षरता, गरीबी और बेकारी एक तरह से ये सभी या राजनीतिक जागरूकता का न होना ये स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधक के रूप में काम करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों एक कथन है कि लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सका है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है जॉस आर्टिगे गैसेट का कथन है दोस्तों कि लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कोई शासन नहीं कर सका है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ये मत व्यक्त किया कि हित, आदतें, भावनाएं और अभिमुखीकरण ये जनमत में अपनी भूमिका निभाते हैं? तो सही उत्तर है ये कथन या ये मत लावेल का है जो कहते हैं कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण ये जनमत निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा एक लोकमत के निर्माण में अधिकतम प्रभाव डालता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन ये लोकमत के निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। अब आइए देखते हैं विभिन्न निर्वाचन प्रणालियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया गया है उनमें क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुल मतदान, खुला मतदान या महिला मताधिकार। तो सही उत्तर है दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुल मतदान, खुला मतदान और महिला मताधिकार, इन सभी का समर्थन जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने चुनावी सुधारों में किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली होती है, सही है। एक मत किंतु हस्तांतरित मत पद्धति है, ये भी सही है। उम्मीदवार अधिक संख्या में मत प्राप्ति के आधार पर निर्वाचित घोषित होगा, ये सही नहीं है। और विजयी होने वाले निर्वाचन कोटा के अनुरूप मत प्राप्त करना होता है, ये भी आपका सही है। तो 1, 2 और 4 ये आपके ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो प्रमुख योजनाएं हैं, कौन कौन सी? तो उत्तर है हेयर प्रणाली और सूची प्रणाली, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो प्रमुख योजनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से जुड़ा हुआ है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, थॉमस हेयर का नाम आनुपातिक निर्वाचन पद्धति से जुड़ा हुआ है। हेयर प्रणाली का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से संबंध है हेयर प्रणाली का। अगला प्रश्न देखते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतक कौन हैं? तो थॉमस हेयर ने सबसे पहले आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, कौन एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? तो दोस्तों जे एस मिल की पुस्तक है प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार, उसमें उन्होंने या जे.एस. मिल ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार का विरोध किया है। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में किसमें एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार को अपनाया है? तो उत्तर है भारत। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या चीन, इन सभी ने एक बार में सार्वभौम वयस्क मताधिकार को नहीं, बल्कि भारत ने पहली बार में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब इसका संविधान लागू हुआ तो उसी समय से सभी लोगों के लिए, यानी सभी नागरिकों के लिए जिनकी आयु एक निश्चित सीमा तक है, उसके लिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है, वो कौन सा है? तो सही उत्तर है संचयी मतदान। दोस्तों, संचयी मतदान व्यवस्था में मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए गैरीमॉन्डरिंग। दोस्तों, अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को गैरीमॉन्डरिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सूची प्रणाली, सीमित मत प्रणाली या सार्वभौम मताधिकार। तो दोस्तों, सार्वभौम मताधिकार जो है ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन प्रतिनिधित्व की एक पद्धति है? आपको बताना है। देखिए, निर्वाचक मंडल, संविध सरकार, न्यूनतम साझा कार्यक्रम या प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष चुनाव। दोस्तों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो होते हैं ये प्रतिनिधित्व की पद्धति है, शेष अन्य विकल्प सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा क्या कहलाती है? तो उत्तर है दोस्तों मॉरिस डुअर्जर। डुअर्जर की अवधारणा चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करती है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन प्रणाली में एक दोष ये है कि इसके अंतर्गत ये संभव है कि निर्वाचन व्यक्ति को निर्वाचनों में आधे से अधिक मत प्राप्त न हुए हों। इस विरोधाभास को दूर किया जा सकता है किसके द्वारा? तो उत्तर है द्वितीय मतदान प्रणाली के द्वारा। दोस्तों, किसी निर्वाचित व्यक्ति को निर्वाचकों के आधे से अधिक मत प्राप्त न हुए हों, इस विरोधाभास को द्वितीय मतदान प्रणाली के द्वारा दूर किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है सामान्य निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, देखिए राष्ट्रपति, भारत के निर्वाचन आयोग, जनगणना आयोग या परिसीमन आयोग। तो यहाँ पर जो निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण होता है दोस्तों, निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं बल्कि परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है निर्वाचन की सूची पद्धति में प्रमुखतः किसको लाभ होता है। तो सही उत्तर है समूहों और दलों को। दोस्तों निर्वाचन की सूची पद्धति में मुख्य रूप से समूह और दलों को लाभ होता है। अगला प्रश्न एक कथन है कि मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, ये कथन किसका है। तो उत्तर है दोस्तों ये जे.एस. मिल का कथन है। उन्होंने बहुल मताधिकार की वकालत की थी, जहां बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का समर्थन किया था, वहीं मिल ने मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाना चाहिए, मतलब ये कि जो लोग शिक्षित हैं, धनवान हैं, उनके मतों का मूल्य अधिक होना चाहिए, ऐसा मिल का मानना था। अगला प्रश्न है कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को क्या कहा जाता है। दोस्तों केवल कुछ रिक्तियों को भरने के लिए जो चुनाव होता है उसको बाई इलेक्शन या उपचुनाव की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय क्या है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन या डायरेक्ट इलेक्शन तब होता है जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं या आमने सामने निर्वाचित किए जाएं, तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस शताब्दी में मिला था। तो आपको सन बताना है, लेकिन उत्तर है 20वीं शताब्दी में। आपको एग्जैक्ट ईयर बताना है। आपके लिए एक प्रश्न है कि ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस शताब्दी में मिला था। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतया बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है। देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतया बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है और इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीटें प्राप्त करना आसान होता है। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन सही हैं और कथन जो है इसकी सही व्याख्या आर कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई एक विचार नहीं होता बल्कि विचारों का वैभिन्न होता है, ये कथन किसको प्रतिबिंबित करता है। तो ये जनमत की समकालीन अवधारणा को प्रतिबिंबित करने वाला विचार है, जिसमें ये माना जाता है कोई एक विचार नहीं होता है बल्कि विचारों का वैभिन्न होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ये अभिधारणा किसने प्रतिपादित की कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास की परिस्थितियां पैदा करती है। तो सही उत्तर है एम डुअर्जर। दोस्तों डुअर्जर का जो है ये मानना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास की परिस्थितियां पैदा करती है। अगला प्रश्न सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आपको। देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व इस प्रणाली के प्रतिपादक थॉमस हेयर रहे हैं। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व जी.डी.एच. कोल, एक व्यक्ति एक मत जेरमी बेंथम और एक से अधिक मत का अधिकार जे.एस. मिल द्वारा दिया गया है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने जनमत के अपने विश्लेषण में रूढ़िबद्ध धारणाओं के विचार को प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन देखिए लावेल, बेजहार्ट, लिपमैन या ब्राइस। तो सही उत्तर है दोस्तों लिपमैन। लिपमैन की पुस्तक है पब्लिक ओपिनियन और इसमें उन्होंने जनमत के अपने विश्लेषण में रूढ़िबद्ध धारणाओं का विचार प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है कि किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है। तो सही उत्तर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। दोस्तों अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है व्यवस्थापिका को अधिक जन प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए जे.एस. मिल ने किसकी संस्तुति की थी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, महिला मताधिकार की, शिक्षित व्यक्तियों के लिए बहुल मताधिकार की या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों व्यवस्थापिका को अधिक जन प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए जे.एस. मिल ने इन सभी की वकालत की थी। अगला प्रश्न है जनमत किसी विषय पर लोगों के विचार को इंगित करता है जब वे एक ही सामाजिक समूह के हों, ये जो है कथन किसका है। तो दोस्तों लियोनार्ड डब्ल्यू डोब का कथन है कि जनमत किसी विषय पर लोगों के विचार को इंगित करता है जब वे एक ही सामाजिक समूह के हों। अगला प्रश्न है चुनाव सुधारों में भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया था। तो सही उत्तर है वर्ष 1971। दोस्तों 1971 में चुनाव सुधारों के लिए जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ये विचार दिया कि जनमत निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है? तो वाल्टर लिपमैन ने ये विचार दिया था। अगला प्रश्न है, अदिष्ट प्रतिनिधित्व से अभिप्राय क्या है? तो सही उत्तर है, प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं, इसको अदिष्ट प्रतिनिधित्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्वाचन की सूची प्रणाली कहाँ पाई जाती है? यूएसए में, चीन में, स्वीडन में या फ्रांस में? तो सही उत्तर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्वाचन की सूची प्रणाली पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? तो ये कथन गिलक्राइस्ट का है। गिलक्राइस्ट का मानना है कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है दोस्तों, ये वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। अगला प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उत्तर है थॉमस हेयर। दोस्तों, थॉमस हेयर को आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय व्यवस्था का प्रतिपादक या जनक माना जाता है और थॉमस हेयर ने यह प्रस्ताव सबसे पहले ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, कौन महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था? ऑप्शन देखिए, हेनरी मैन, सिजविक, मैकाले या लेकी। तो सही उत्तर है दोस्तों सिजविक। सिजविक महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्वाचक समूह का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है, मतदाताओं की संख्या जो है निर्वाचक समूह को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिनिधित्व प्रणालियों में से डूप कोटा किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है दोस्तों, डूप कोटा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो जहां पर व्यावसायिक प्रतिनिधित्व आता है, GDH कोल। दोस्तों, GDH कोल ने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, पूर्ण वयस्क मताधिकार के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? देखिए, जैकोबिन्स, राउंडहेड्स, लेवेलर्स और JS मिल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेवेलर्स। दोस्तों, पूर्ण वयस्क मताधिकार के सर्वप्रथम प्रतिपादक लेवेलर्स थे। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महत्वपूर्ण साधनों में से एक क्या है? देखिए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, वयस्क मताधिकार, राजनीतिक दल और जनमत संग्रह। तो दोस्तों, जनमत संग्रह जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डूप कोटा का सही सूत्र है? जहां पर V मतों की संख्या और S निर्वाचित स्थानों की संख्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, VYS +1 ये जो है डूप कोटा का सही उत्तर है या सही सूत्र है, जहां पर V मतों की संख्या और S निर्वाचित स्थानों की संख्या को इंगित करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा, नेट JRF राजनीति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आने वाले विभिन्न टॉपिक जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत और विभिन्न निर्वाचन प्रणालियों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।